प्राचीन भारतीय इतिहास के घटनाक्रम में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने बात की थी प्रारंभिक घटनाक्रम में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। इसी क्रम में जब हमने बात की कि उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के साथ ही भारत में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य महाजनपद अस्तित्व में आ चुका था तथा भारत में 16 राज्य के साथ एक विशेष राजतंत्र स्थापित हो चुका था और उसी क्रम में 1544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य हरण्यक वंश, जिसके प्रारंभिक शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये प्रारंभिक शासक हुए। उसके बाद 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व के मध्य शिशुनाग वंश हुआ, जिसके प्रारंभिक शासक शिशुनाग और कालाशोक थे। फिर 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के मध्य नंदवंश हुआ, जिनके प्रारंभिक शासक महापद्मनंद थे। और 563 ईसा पूर्व में उसी समय में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। उन्हीं के समकक्ष 544 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्होंने जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। 518 ईसा पूर्व में परसियों का आक्रमण हुआ, डेरियस। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध परिषद हुई राजगीर में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बुद्ध परिषद हुई वैशाली के अंदर। और 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का आक्रमण हुआ, जिससे ग्रीक और भारत का प्रारंभिक संपर्क प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में हम जो बात कर रहे थे कि भारत में जो प्रारंभिक घटनाक्रम रहे प्राचीन भारतीय शासकों के क्रम में, उसी क्रम में अगर हम महाजनपदों की बात करते हैं कि महाजनपद काल जो था, उस समय में भारत में किस प्रकार की व्यवस्थाएं उपस्थित हुई और किस तरीके से शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। अगर हम बात करते हैं कि महाजनपदों का जो उदय हुआ, उसी क्रम में अगर हम बात करें कि वैदिक कालीन कबीलों का यमुना तथा उसके पूर्वी क्षेत्रों में विस्तार का क्या रूप रहा, जिसके फलस्वरूप जनपद राज्यों की उत्पत्ति हुई। मगध की भौगोलिक स्थिति और उसके अभ्युदय के कारण वह उसका प्रारंभिक इतिहास भी इस विवेचना के साथ ही जुड़ा हुआ है। जिस समय मगध पूर्वी भारत में साम्राज्यवाद की नींव रख रहा था, ठीक उसी समय उत्तर भारत को दो बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के किस भाग को कितने समय तक अधिकार में रखा, इन आक्रमणों का भारतीय सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। जनपद राज्यों के अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है तथा ऋग्वेद व अथर्ववेद की संहिताओं, पूर्ववर्ती ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के अध्ययन से विभिन्न जनों के जीवन तथा संगठन, जन से जनपद की विकास प्रक्रिया तथा प्रारंभिक अव्यवस्थाओं में जनपदीय जीवन की झांकी प्राप्त होती है, जो हमें बौद्ध साहित्य में भी जनपद काल की स्थितियों का अच्छा चित्रण मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों तथा क्षेत्र विस्तार के निमित्त काशी, कौशल तथा मगध जनपदों के राजनीतिक संघर्षों का वर्णन है, जो जनपदीय जीवन में ऐसी नवीन प्रवृत्तियों के उदय का परिचायक है, जिनके परिणाम स्वरूप मगध के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक सामग्री भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालती है, जो हमें यह दर्शाने का प्रयास करती है कि भारत में लोहे का
आरंभ ईसा वर्ष लगभग 1000 के आसपास हुआ और उत्तर वैदिक कबीलों के विस्तार कार्य में लोहे के बने अस्त्र आदि लाभदायक सिद्ध हुए होंगे। इसके अतिरिक्त गंगा के मैदान में कई स्थलों पर तांबे की बनी हुई चीज़ों के ढेर भी मिलते हैं। इनका काल भी ईसा पूर्व 1000 के लगभग माना जाता है। इन्हीं स्थानों पर हमें चित्रित गोचर मध्यभांडों के कुछ नमूने प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही पुरातात्विक सामग्री से हमें आर्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके पर्याप्त प्रमाण उत्तर वैदिक साहित्य और कतिपय पुरातात्विक अवशेषों से मिलते हैं। अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके परिणाम स्वरूप गंगा घाटी के निवासियों के जीवन में स्थायित्व का पूट आ गया। छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे और साम्राज्यवाद का लक्ष्य भी कुछ दूर नहीं था। अधिकांश जनपदों के में विकास रूप में दिखाई देते हैं। कुछ जनों और कबीलों ने अकेले ही जनपद अवस्था प्राप्त कर ली। मत्स्य, चैंदी, कोशी, कौशल तथा कुछ अन्य जन इस श्रेणी में आते हैं और कुछ जनों के पहले संयोग हुआ और उसके पश्चात जनपद के रूप में विकास हुआ। इस प्रकार का उदाहरण पांचाल जनपद है, जिसमें 5 जनों का संयोग था। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों के द्वारा विजित होने के बाद उन्हीं में मिला लिए गए। अज्जन इस प्रकार का एक उदाहरण था। जनपद राज्यों का विकास अनेक संस्थाओं के विकास से संबंधित था। लगभग ईसा पूर्व 700 ईस तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा। इससे बनाए जाने औजारों औजारों से कृषि तथा अन्य उत्पादन के साधनों में प्रगति हुई। यह स्पष्ट है कि दलदली इलाकों में बसने की समस्या के बावजूद ईसा पूर्व 600 के सभी प्रसिद्ध नगर यमुना नदियों के आसपास ही बस गए। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी तथा बनारस अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध थे तथा गंगा स्वयं ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी। इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। दूसरे, बिहार में गंगा ऐसे स्थानों से गुजरती थी जहां पर कच्चा लोहा अधिक मात्रा में था। एक बार इन खानों का मार्ग मालूम होने पर आर्यों के लिए हिमालय के नीचे की श्रेणियों से मगध की ओर जंगल साफ करते हुए मुड़ना आसान हो गया। व्यापार की प्रगति, सिक्कों का प्रचलन, नगरों का उत्थान, ये सब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की आर्थिक दशा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस काल में जैन और बौद्ध साहित्य से हमें कई नगरों के उत्थान का वृत्तांत मिलता है। चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि प्रमुख नगर थे जहां व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों की विशेष महत्ता थी। ऐसे कंबोज, कौशाम्बी, कौशल, वाराणसी आदि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र थे। अनेक स्थानों पर घोड़ों के सौदागरों का भी वर्णन मिलता है जो उत्तरापथ में आकर बनारस में घोड़े बेचते थे। गांवों में गृहपतियों का लगभग वही स्थान था जो श्रेणियों में नगरों में था। गांव की उर्वरक भूमि का बड़ा भाग गृहपति के पास होता था। बौद्ध साहित्य में भी ऐसे अनेक गृहपतियों की जानकारी प्राप्त होती है। गृहपति मेदक के बारे में बौद्ध साहित्य में यह विवरण आया है कि वह सेना को वेतन देता था और गौतम बुद्ध और बौद्ध संघ की सेवा के लिए उसने 6ठी शताब्दी तक मुद्रा प्रणाली का भी उदय हो चुका था। लगभग संपूर्ण भारत से प्राप्त चांदी की आहत मुद्राओं के सैकड़ों पुंज मिलते हैं और उत्खननों के दौरान भी उनकी प्राप्ति से इन मुद्राओं की संख्या 100 गुना हो चुकी थी। मुद्रा के आगमन से निश्चित ही व्यापार विनिमय में पर्याप्त सहयोग मिलता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तकनीकी उपलब्धियों के कारण कृषि का उत्पादन सब कुछ अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति के उदय में
और सहायता मिली। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को एक अधिशेष उत्पादन को प्राप्त करना आसान होता गया। इन सभी गतिविधियों ने जन से जनपद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साहित्यिक स्रोतों में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वे इस प्रकार थे कि अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेंदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अश्मक, बज्जी और मल। पाली साहित्य में अंगदेश का उल्लेख मिलता है जिसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर व मुंगेर का इलाका प्राचीन अंगदेश में सम्मिलित था। गौतम बुद्ध के समय में अंग और मगध का इलाका सदा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कुछ समय के लिए मध्य मगध अंगदेश का भाग बन गया, परंतु शीघ्र ही अंग का पतन हो गया और बिंबिसार ने न केवल मगध बल्कि अंग को भी अपने अधिकार में कर लिया। पाली साहित्य में ही मगध और उसके निवासियों और उसकी राजधानी राजगिरी के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। आधुनिक पटना और गया जिले में प्राचीन मगध में सम्मिलित थे। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। समय समय पर इसके नरेशों का कौशल के साथ युद्ध हुआ करता था। कभी विजय काशी की होती थी, कभी कौशल की। गौतम बुद्ध के समय में काशी का राजनीतिक पतन हो गया और कुछ समय तक कौशल देश का अंग बन गया। मगध और कौशल जनपद में भी संघर्ष प्रारंभ हो चुके थे। अंगुत्तर निकाय में कौशल जनपद का भी उल्लेख मिलता है। कौशल की सीमाएं पूर्व में संधिनारा, पश्चिम में पंचाल और नेपाल की तलहटी में थी। सरयू नदी इस जनपद को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। काशी की विजय से कौशल काफ़ी शक्तिशाली हो गया और कपिलवस्तु के शाक्यों को भी आतंकित करने लगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और पंचाल जनपद उत्तर वैदिक काल से ही प्रसिद्ध था। इसके दो भाग थे, उत्तर पंचाल और दक्षिणी पंचाल भाग।